फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 5। हम लोगों ने 4 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोगों का ये 5वां सेट होगा। और आज जो है आपका ये 48 तक आपका रीजनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 49 से, और ये सेट नंबर हमारा क्या है, 5 है। तो चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको सेट कैसा लग रहा है, तो हम आपके लिए और भी कुछ खास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है ये आपका। क्वेश्चन है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर करता है। तो किसी पिंड का सीमांत वेग जो है किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल की ऊंचाई पर। ये इस पे निर्भर नहीं करता है। तो सीमांत वेग जो है वस्तु की त्रिज्या पे, वस्तु के घनत्व पे, तरल के घनत्व पे और श्यानता गुणांक सब पे निर्भर करता है, लेकिन तरल की ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अनुदैर्घ्य तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वक्रता केंद्र का बात हो तो ये प्रतिबिंब जो है वो भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, तो हमेशा वस्तु जो है वो समान आकार का बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। प्रसर्व वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। तो इसका आवृत्ति कितना होता है, तो ये होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इस तरह की ध्वनि जो है वो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ यही सब सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत आकर्षण का नियम ओम। ये जो है ओम के द्वारा नहीं दिया गया था, विद्युत आकर्षण का नियम जो है वो कूलाम के द्वारा दिया गया था, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। तो ये आपका गलत है। लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर, सापेक्षता आइंस्टीन और गति न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और विद्युत ऊष्मा प्रभाव ये जूल के द्वारा। और बात करते हैं ओम के द्वारा किसका नियम दिया गया था, तो विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए विद्युत प्रतिरोध का ओम जो है इनके द्वारा नियम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है आपका 55। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो जब एक ही पदार्थ होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ससंजक, और जब अलग अलग होता है तो उसको असंजक बोलते हैं, ठीक है। जैसे चौक से हम लोग जब बोर्ड पे लिखते हैं तो वो आपका असंजक होता है, लेकिन ससंजक, जैसे पानी जो होता है बोतल में, तो पानी के बीच में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ससंजक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है। तो यहाँ पे डॉपलर प्रभाव जो है वो आपका सापेक्ष गति के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है 57। भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय टेनिस संघ के जो अध्यक्ष हैं वो आपके बने हैं अनिल जैन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। तो ये है आपका गुजरात, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं आपके विनय कुमार सक्सेना जी, ये न्यू उपराज्यपाल बने हैं दिल्ली के। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहाँ की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्कॉटलैंड में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा
इसको याद भी रख सकते हैं। देखिए महिलाएं जो होती है वो स्कर्ट पहनती है, तो वहाँ से याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये है रेहड़ी पटरी विक्रेता, यानी जो रोड पे देखते होंगे, रोड किनारे जो छान के बेचते रहते हैं सामान वगैरह, उनके लिए है। और उनके लिए कितना आपका, तो 10,000 रुपया जो है ये लोन स्वरूप आपका स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो गली गली में सब्जी वगैरह घूम के बेचते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। तो 10,000 रुपये उनको लोन के रूप में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका भारत जो है वो शामिल नहीं है। बात करते हैं इसका फुल फॉर्म, तो RCEP तो हो जाएगा रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें ये भारत जो है वो आपका शामिल नहीं है। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया ये तो हैं ही, और आसियान के जो देश होते हैं, मतलब कुल सदस्य आसियान में, तो वो हैं। और उसके सिवा ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड एंड दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बन गया है? यानी 190वें स्थान पे कौन है? तो ये है आपका अंडोरा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 64, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम। चलिए, और ये हम कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग बनाते हैं 22 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है 101 यानी 101वां स्थान है भारत का। और ये कितने देशों में? तो आपका 116 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया का रैंक 101 है। ठीक है, तो ये 2021 का रिपोर्ट है। अगर 2020 का बात करते हैं तो 2020 में भारत का स्थान था, 2020 में भारत का स्थान था आपका 94। और उस समय कितने देश थे? तो उस समय 107 देश टोटल थे। टोटल आपका कंट्री कितना था? 107, 94 आपका इंडिया का रैंक था, और 2020 का रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट है 66, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है आपका कैमूर। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ बात करते हैं कितना परसेंट आपका हुआ है वृद्धि? तो 31.56 लिख लीजिए, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, परसेंटेज भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बन गया है? तो देखिए इसको याद करना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ देखिए ये ईरान है, तो यहाँ पे देखिए ईरान लास्ट में 9 आ रहा है, और 9 से आपका बन गया 9। ठीक है, तो यहाँ से ईरान 9वां देश है SCO में शामिल होने वाला। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपके बने हैं दादा भाई नौरोजी, इन्होंने आपका निकाला भी था। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय पहली बार जो है वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा निकाला गया था। और यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है? तो लेखांकन का जन्मदाता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके साइमन कुजनेट्स। ओके, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आप लोगों का क्लियर होगा। सब सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी, 20 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकाला था। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय, तो ये आपका वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो यहाँ पे आपका कौन करेगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक कहा जाता है? तो किस उत्तक को चालन उत्तक बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग जाइलम उत्तक को। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे उत्परिवर्तन, डी ब्रिज, फिर आपका विकास का सिद्धांत, डार्विन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, बीडल एवं टेटम। तो सही सुमेलित यानी सब सही है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है?
तो यहाँ पे अमीबा भी, जीवाणु और पैरामीशियम तीनों जो है एक कोश के जीव है, यानी डी आंसर हो जाएगा। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये काम करता है आपका यकृत के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपेंडिक्स का जो है ये कोई भी काम नहीं करता है, ये आपका एक तरह से कहिए तो अवशेषी अंग होता है हमारे बॉडी का, इसका कोई भी काम नहीं होता है। और इसकी लंबाई जो होती है 2 से 3 इंच तक होती है, और ये बड़ी आंत में जहाँ पे मल द्वार बनता है ना, वहाँ पे ये आंत से जुड़ा होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो ये वेस्टल्स ऑर्गन है आपके। नेक्स्ट है हमारा, यदि माता और पिता, माता का रुधिर वर्ग ओ और पिता का ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। तो ओ है तो ओ लिख दीजिए, ए बी को आप ए बी लिख दीजिए। अब जब ओ सिंगल हो तो इसके साथ डबल कर देते हैं, अगर बी भी रहता तो ओ बी लिखते हैं, यानी ओ लगा के हम डबल करते हैं। तो चलिए ओ को ए से गुना कराएंगे तो यहाँ पे ओ ए आएगा, फिर ओ को बी के साथ करवाइए तो ये ओ बी होगा, फिर इस ओ को लीजिए और इस बी के साथ कराइए तो फिर आपका क्या बन जाएगा? ओ बी, और इस ओ को लीजिए और इस ए के साथ कराइए तो ये भी आपका हो जाएगा ओ ए। अब देखिए जहाँ जहाँ ओ ए है मतलब ये ए है, ओ बी का मतलब बी, ओ बी का मतलब बी और ओ ए का मतलब ए। तो यहाँ पे 2 बार ए आया, यानी 50% आपका क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होने की चांस है। 2 बार बी आया, यानी 50% आपका बी होने का चांस है, यानी ए भी 50%, बी भी 50%। तो यहाँ पे संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए और बी, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा और चेक करके आंसर दीजिएगा तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ऐसे समझ में भी आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं तरीका। नेक्स्ट है, किस रोग की विकृति के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आप लोगों को पता होगा लक्षण भी, तो ये जैसे कि साल्मोनेला टाइफी जो होता है उस बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसमें आपका बुखार जो होता है वो होने लगता है, तो ये उसके द्वारा पता किया जाता है, बिडाल टेस्ट के द्वारा। उल्टी होता है, दस्त होता है, ये सब समस्या पैदा होने लगती है जिसको टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है? तो यहाँ पे मूल रोम द्वारा जो जल अवशोषित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये परासरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य पट, यानी डायाफ्राम के कारण जो है दोनों में आपका डिफरेंस यही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। तो अस्थि और दांतों में मौजूद जो रासायनिक तत्व होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन सा सम न्यूट्रॉनिक समूह है? ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आपको चेक करना है जिसमें बराबर हो, तो यहाँ चेक करिए। तो यहाँ पे डी से चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए 14 में से 6 गया 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आप लोगों को हम बताए थे, तो नीचे आपका परमाणु भार, ऊपर आपका परमाणु संख्या, तो उसको घटा के निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का अयस्क होता है आपका क्रायोलाइट, और बॉक्साइट भी नाम सुने होंगे, कोरेंडम, डायस्पोर, ये सब एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ये सब भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन बोला है कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ये पीतल का रंग जो होता है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट का अन्य नाम हो जाएगा आपका नीला थोथा। ठीक है, चलिए, और याद रखने का तरीका भी बताए थे। कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट CuSO4 से स्टार्ट होगा, यानी बी या सी बिल्कुल पास में है, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
कौन विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, पोटेशियम क्लोरेट, TNG और TNT। तो यहाँ पे विस्फोटक नहीं है, तो ये है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसका यूज जो है हम लोग करते हैं जब ऑपरेशन वगैरह होता है किसी का, तो मरीज को बेहोश करने के लिए इसका यूज करते हैं निश्चेतक के रूप में। तो यहाँ से ये आपका विस्फोटक नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो किस अम्ल की वजह से होगा? तो यहाँ पे आपका लैक्टिक अम्ल के कारण आपका दूध जो है खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए सबसे बड़ा तो आपका एशिया है, और यहाँ पे एशिया चूँकि नहीं है तो आपका अफ्रीका जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछा जाए तो सबसे पहले आपका आता है एशिया, फिर अफ्रीका आता है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आएगा, फिर आपका साउथ अमेरिका आएगा, उसके बाद फिर आपका आता है अंटार्कटिका, और फिर जाके यूरोप, और सबसे छोटा जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा आपका एशिया, और उसके बाद 2 नंबर में आपका आ जाएगा अफ्रीका। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, इस तरह से आप लोग याद रखिए सीक्वेंस। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका बलित पर्वत हो जाएगा, इसमें पाई जाती है। बलित पर्वत में आपका नाम पता होगा, जैसे हिमालय हो गया, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब बलित पर्वत का उदाहरण है। बात करते हैं संचित पर्वत। तो संचित पर्वत किसको कहते हैं? तो जो भूपटल पे मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के स्थान पे जमा होते रहते हैं, और उसके बाद जो पर्वत बनते हैं उसको हम लोग संचित पर्वत बोलते हैं। और ब्लॉक पर्वत जो होता है, जैसे आपका जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे, तो वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लॉक पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत हो गया आपका विंध्याचल का विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब आपका अवशिष्ट पर्वत है। और पारसनाथ की पहाड़ी तो हम लोग गए हुए हैं घूमने, तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो पारसनाथ की पहाड़ी बहुत ही अच्छा घूमने वाला जगह है, तो कभी कभी आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप लोग घूमने भी आइए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो है बाब अल मंदेब जो जल संधि है ये जोड़ती है। और हारमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है। चलिए, और मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर, ये दोनों को जोड़ती है आपका मलक्का जल संधि। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है हमारा, 90 का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो है आपका केरला। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी जो है वो आपका तेल नदी जो है वो नहीं है। बाकी जो है आपका कोयना, भीमा, पंचगंगा, ये सब आपका घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सब आपका कृष्णा नदी का सहायक नदी है। और तेल नदी जो है वो आपका महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो ये तेल नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये आपका जो है भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए पर्णपाती, तो यहाँ से याद रखिएगा, देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र तो याद रहेगा। अब हम लोग कहाँ कन्फ्यूज होंगे? तो सदाबहार और पर्णपाती। तो यहाँ भारत का बात हो रहा है, तो यहाँ पे पर्णपाती वन ही जनरली भारत में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसका है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आइवर जैनसिंग का ये कथन है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आपका
42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है जब राष्ट्रपति इस पे अपनी सहमति दे देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे आपका राज्य सरकार का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है ये संसद के द्वारा हटाया जाता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 61 के तहत जो है उन पे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अनुच्छेद यहाँ पे लिख लीजिए, आर्टिकल आपका 61 जो होता है इसके तहत वहाँ पे महाभियोग के प्रक्रिया के दौरान इन्हें हटाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो उसे क्या प्राप्त नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वैध मतों का अगर 1/6 अगर वो नहीं प्राप्त करता है कोई प्रत्याशी, तो वो अपनी जमानत को खो देता है लोकसभा चुनाव में। चलिए तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? यानी रिटायरमेंट का एज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका किसका बताना है? तो ये बताना है आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये 65 वर्ष हो जाएगा। और ये आपका अनुच्छेद जो है 124 के 2 के अनुसार है। तो यहाँ पे 65 वर्ष किया गया है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो 124 का 2 जो है उसके तहत ये उम्र सीमा जो है 65 वर्ष की गई है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के विधान सभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170 में ये वर्णित है। और जबकि 164 के तहत जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये की जाती है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा था? विधानसभाओं का निर्वाचन, तो ये अनुच्छेद 170 है। 129 नंबर यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो अप्सरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है, तो वो है आपका तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। फिर है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल, तो मध्यम दूरी वाला मिसाइल हो जाएगा आपका अग्नि। और पृथ्वी का अगर बात करते हैं तो ये है भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, ये आपका है पृथ्वी। तो ये सब ऑप्शंस हैं जो कि ये भी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके आंसर सही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन का जानकारी होगा तभी ऐसा हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट है, भारत में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो यहाँ पे वाटर लिली जो है किस देश का है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बांग्लादेश का वाटर लिली है। जापान का आपका गुलदाउदी है। भारत का बात करते हैं तो अशोक स्तंभ, और फ्रांस का बात करते हैं तो ये है आपका लिली। चलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको पता चल गया। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ, बिल्कुल सही है। और हाथी जो है उसको हम लोग भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बोलते हैं। विरासत पशु आपका क्या हो जाएगा? हाथी। नेक्स्ट है हमारा, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तो राष्ट्रीय पंचायत। कैसे याद रखिएगा? तो बगल में हम लोगों का पड़ोसी देश है आपका नेपाल, तो वहाँ पे पंचायत वगैरह हो सकता है, तो वहाँ से याद रखिए। तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तो जातीय संसद, बांग्लादेश का क्या है? जातीय संसद। और यहाँ पे आपका नेशनल असेंबली, तो ये फ्रांस का है। और फेडरल असेंबली का बात करते हैं तो ये है आपका स्विट्जरलैंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ये आपका, और आप लोग को पता होगा कि श्रम दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 1 मई को मनाते हैं। चलिए और नेक्स्ट है हमारा, तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 134। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ये आपका, तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन जैविक संगठन, अजैविक संगठन, ऊर्जा संगठन, तो ये इनमें से सभी से आपका बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। EPA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो EPA का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 136। चलिए, तो यहाँ पे है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो यहाँ पे आपका पर्यावरण अनुकूल यानी जो पर्यावरण के साथ उसको हानि नहीं पहुँचाए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं इको मार्क। और यहाँ पे आपका बहुत सारा दिया हुआ है, वाटर मार्क, एग मार्क, तो ये सब अलग अलग जगह यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इको मार्क। नेक्स्ट है हमारा विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समुद्र जो है ये आपका विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। और जैसे कि आपको पता होगा कि 97% जो है आपका जल वो समुद्र में ही होता है और 71% सतह पे भी आपका विस्तृत है पानी। देखते होंगे, जब आप लोग देखते होंगे तो इसीलिए तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं। चलिए, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डाइटम सबसे पहले। तो ये डाइटम जो होता है 100 पोषी होता है, फिर आता है क्रेस्टेशियाई जो कि शाकाहारी उपभोक्ता होता है, फिर आता है हेरिंग जो कि मांसाहारी उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो डाइटम, फिर क्रेस्टेशियाई और हेरिंग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये सी हो जाएगा बिल्कुल, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है 140। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो यहाँ पे आपका कौन सा क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिणी क्षेत्र जो है वहाँ पे ये आपका प्रचलित था। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 जो क्रांति थी उसमें सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे वो आपके कहाँ के थे? तो ये अवध से थे। कहा जाता है कि अवध में जो है कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें जो है कि जिस घर से सिपाही जो है भर्ती नहीं थे, यानी प्रत्येक जो था क्षेत्र वहाँ सिपाही होते थे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज के संस्थापक जो थे वो थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 143। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहा गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है हम लोगों का, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ भी होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्य की जीत, है ना, या सत्य की ही विजय होती है, ये उसका अर्थ होता है। और ये आपका चिन्ह में भी आपका स्थापित किया गया है, जो अशोक स्तंभ है भारत का राज्य चिन्ह जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें भी है ये। नेक्स्ट है हमारा हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध का अगर बात करते हैं तो ये हुआ था आपका 1576, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये आपका अकबर जो थे उनके विरुद्ध में ये फतवा जारी किया गया था। और ये जो थे जौनपुर के एक धर्म गुरु थे जिन्होंने वहाँ के जितने भी
राजा थे या फिर जो लोग भी बादशाह थे, तो उन सब को इकट्ठा करके ये फतवा जारी किया था। चलिए, और नेक्स्ट है हमारा नचिकेता का उल्लेख किस में मिलता है। तो ये आप लोगों ने कहानी भी पढ़ा होगा, शायद 9th क्लास या 8th क्लास में कहानी भी है नचिकेता की। तो ये आपका किस में है, तो कठो उपनिषद, ये उसमें उनका व्याख्यान किया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए, इतना आप लोग जुड़े रहें, और कैसा आपको लग रहा है, इससे कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं, आप हमें ज़रूर बताइए। और करेंट जैसा है, तो आप लोग अगर करेंट आज का भी देखे होंगे तो सारे करेंट हमारे करवाए हुए हैं, तो करेंट आपका कम से कम 10-12 सही हो रहा है कि नहीं। और ये सब जो हम डिटेल आपको देते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जो आपके 3 ऑप्शंस जो हैं वो भी आपको मिलता है, तो उसका क्या बेनिफिट्स है, ये सब आपको है कि नहीं, बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं, तो ये ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम अच्छा से अच्छा सेट आपके लिए लेके आ सकें। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का आरंभ जो है, तो ये माना जाता है आपका पूर्व आर्य काल से, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ये भी बिल्कुल सही है, आप लोग जान लीजिए। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ दे तो। और उसके बाद मोहनजोदारो से इसका एक साक्ष्य मिला है, जिसमें मुहर पे अंकित देवता की आकृति भी मिली है। तो ये सब आपका बिल्कुल जो है, तो ये प्रमाण से आपका साबित होता है कि उस समय जो है मूर्ति पूजा हुआ करता था। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपका सेट 5th जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए, और अब इम्प्रूवमेंट आप में ज़रूर होगा, क्योंकि लगभग 5-6 सेट के बाद पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जुड़े रहिए, और मार्क्स जो है आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट्स ज़रूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द एंड करते हैं।